ये हिंदी मीडियम एनसीईआरटी की 11 क्लास की बुक है विश्व इतिहास। इससे पहले मैंने पुनर्जागरण के नोट्स दे दिए एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। आज मैंने कहा था कल एक नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं औद्योगिक क्रांति के एनसीईआरटी बुक के अनुसार आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। तो मैंने आज नोट्स बना लिए हैं। एनसीईआरटी का पाठ पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना। और वहाँ से ही मैंने सारे नोट्स बनाए हैं। औद्योगिक क्रांति का अर्थ पढ़ाऊंगी, औद्योगिक क्रांति का पहले औद्योगिक क्रांति शब्द पहले किसने प्रयोग किया, अंग्रेजी भाषा में किसने किया, और इसकी परिभाषाएं किस किसने दी, सब एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी से ही वीडियो बनाना चाहते हैं तो पीडीएफ भी शेयर कर ली मैंने नेक्स्ट पार्ट में। ये देख लो, मैं पहले आपको पीडीएफ बता रही हूँ, फिर मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगी भी, समझाऊँगी भी, है ना। ये सारी पीडीएफ थी। उसके बाद औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों हुई, औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों हुई, और फिर उसके बाद संपूर्ण यूरोप में कैसे फैली। अब औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड में ही आरंभ क्यों हुआ, इसके भी क्या क्या कारण थे, ये सब क्या क्या कारण थे जिसके कारण इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति हुई थी। ये सारे डिटेल से आप देख सकते हो। यहाँ तक मैंने कारण भी बता दिए हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति के कारण जो विभिन्न परिवर्तन हुए ना विभिन्न क्षेत्रों में, वो कौन कौन से हुए। तो कृषि क्षेत्र में कौन कौन से आविष्कार हुए थे, वस्त्र उद्योग में कौन कौन से परिवर्तन हुए थे, लौह उद्योग में नवीन तकनीकी का क्या प्रयोग हुआ था, भाप की शक्ति के आविष्कार परिवर्तन, और नवीन तकनीकी में परिवहन के साधनों में परिवर्तन क्या क्या हुआ था। तो पहले हम देखेंगे कृषि और पशुपालन में किस किसने ड्रिल मशीन का किसने आविष्कार किया था, खाद्य और उर्वरक यानी कि बीजों का आविष्कार किसने किया था, और फिर फसल चक्र किसने दिया था, और ये पूरा टाउनसेंड ने जो फसल चक्र दिया था उसकी डिटेल देखेंगे। फिर ये जो विकास जितने भी हुए ना परिवर्तन, ये कौन कौन से परिवर्तन हुए थे, ये आप पूरा डिटेल से देख सकते हो। ऑर्थर यंग था, उसने किसका आविष्कार किया था। उसके बाद देखेंगे वस्त्र उद्योग, सर्वप्रथम कौन सा उद्योग था, वस्त्र उद्योग में क्या क्या परिवर्तन हुए, ये सब देख सकते हो। 1764 वाले जो किसने उसका योग ग्रिप्स और स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो किया था। फिर स्पिनिंग जेनी को वाटर फ्रेम में किसने आविष्कार किया था। ये सारी मैं नोट्स अभी आराम से पढ़ाऊंगी, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने नोट्स कहाँ तक बनाए हैं। फिर लौह उद्योग में नए तकनीक परिवर्तन क्या क्या हुए थे, लौह उद्योग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसके थोड़े से ही नोट्स बनाए, अभी पूरे नहीं बनाए हैं, तो लौह उद्योग पढ़ेंगे बाद में। तो कितने पॉइंट बाद में रह जाएंगे, बाद के पॉइंट ये रह जाएंगे। हम यहाँ तक पढ़ेंगे, आज लौह उद्योग तक पढ़ेंगे। तो मैंने कहा कि इसके कारण भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे। तो मैं आज कृषि पढ़ा दूंगी, वस्त्र उद्योग पढ़ा दूंगी, लौह उद्योग, भाप की शक्ति आविष्कार और परिवर्तन, और नवीन तकनीकी में परिवर्तन, परिवहन और साधनों। तो यानी कि 1 2 3 बाद में रहेंगे। अभी 1 और 2 के नोट्स आपको आराम से मैं समझा दूंगी। और ये एनसीईआरटी के पॉइंट के अनुसार है। ये औद्योगिक क्रांति, ये औद्योगिक क्रांति का अर्थ किसने दिया था सर्वप्रथम। औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड में आरंभ, ये सारे आप खुद भी नोट्स बना सकते हो अगर मेरे नोट्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। और औद्योगिक क्रांति के विभिन्न क्षेत्रों में हुए परिवर्तन, जो मैं आज कृषि पढ़ा रही हूँ आपको, और वस्त्र उद्योग भी पढ़ा दूंगी आज मैं आपको, वस्त्र उद्योग भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट में मिलेंगे ना ये लौह उद्योग के नए तकनीक परिवर्तन, ये नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपको। भाप की शक्ति के आविष्कार में परिवर्तन, ये भी नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। नवीन तकनीक परिवर्तन, साधनों में परिवर्तन, ये भी नेक्स्ट पार्ट में पूरे के पूरे नोट्स आपको डिटेल से दे दूंगी मैं। औद्योगिक क्रांति का अर्थ, औद्योगिक क्रांति पुनर्जागरण काल की जितने भी कारण थे, परिणाम थे, कहाँ कहाँ हुआ पुनर्जागरण के, जितने साहित्यकार, स्थापत्य कला, मूर्तिकार, जितने भी था ना मूर्तिकार, सबको मैंने, और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी थी, दाते कौन था, सारे के सारी कॉमेडी डिवाइन वगैरह जितने भी उसके लेखक थे, जितने भी उसके विद्वान थे ना पुनर्जागरण के, हांस था, कॉल्विन था, इरास्मस था, जितने भी थे, मार्टिन लूथर था, पूरे डिटेल से एनसीईआरटी के अनुसार मैंने नोट्स बनाए हैं। वो भी अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक भी किया करें, क्योंकि एनसीईआरटी पूरी बुक चल रही है विश्व इतिहास के अकॉर्डिंग। पुनर्जागरण के बाद औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति के बाद आपको अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, फिर रूस का स्वतंत्रता संग्राम, फिर आपको जर्मनी और इटली का एकीकरण मिलेगा, और रूस के बाद फ्रांस की जो राज्य क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट, ये सब एनसीईआरटी के अनुसार विश्व इतिहास हम पूरा करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने विश्व इतिहास की बुक भी नहीं देखी है तो पूरी बुक को देख के, लेसन है, हर एक लेसन पढ़ के आप फिर भी नोट्स देख सकते हो कि मैंने नोट्स कितने डीपली बनाए हैं। पूरे के पूरे एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट नहीं छूटा है।
तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ है उन आर्थिक व्यवस्था से हैं जो परंपरागत उत्पादन और विकास को निम्न अवस्था से निकलकर आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र से हैं, जिसमें अधिक उत्पादन, आधुनिक औद्योगिक जीवन का रंग, रहन सहन और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और उत्पादन दर निरंतर बढ़ती रहती है, जिसका मनुष्य, समाज और राज्य पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो औद्योगिक क्रांति वही है जो पहले ज़माने में हम 1-2 बोरी गेहूँ लेते थे, वर्तमान में हम 10-12 बोरी गेहूँ लेते हैं। पहले ज़माने में हमारे पास छोटी छोटी यानी कि कोई कम वस्तुएं होती थी, आज ज़्यादा वस्तुएं। पहले ज़माने में हमारे पास कम पैसे होते थे, वर्तमान में ज़्यादा है। तो ये क्या हुआ, हमारा उत्पादन है, हमारा रहन सहन है, सब में बदलाव हुआ है। हमारे पास पहले साधन नहीं थे, आजकल साधन बहुत हो चुके हैं। तो ये भी औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत ही आता है। तो मनुष्य, समाज और राज्य पर व्यापक प्रभाव पड़ता है इसका, जिससे हम औद्योगिक क्रांति कह सकते हैं। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वान फ्रांस के जॉर्जेस मिले और जर्मनी के काइट्रिक एजेनम द्वारा किया गया था, जो औद्योगिक क्रांति शब्द का। लेकिन अंग्रेजी भाषा में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दार्शनिक और अर्थशास्त्री अर्नोल्ड टॉयनबी द्वारा उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया गया जिसमें ब्रिटेन में औद्योगिक विकास को में 1760 से 1820 ईस्वी के मध्य में जो परिवर्तन हुए उसको औद्योगिक क्रांति कहा था अर्नोल्ड टॉयनबी ने। और अर्नोल्ड टॉयनबी की जो बुक है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है। टॉयनबी ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, धीरे धीरे इसका विकास हुआ था। तो ये परिभाषा याद रखना, क्या कहा था उन्होंने अर्नोल्ड टॉयनबी ने, और यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी ये भी कहा था। और लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड इनकी पुस्तक थी, याद रखना टॉयनबी की थी। और टॉयनबी ने ही सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अर्थ जैसे कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। और जब हम इतिहास, दर्शन, लेखन पढ़ते हैं वहाँ भी अर्नोल्ड टॉयनबी है, उनको भी अच्छी तरह याद रखना। मैंने अर्नोल्ड टॉयनबी को पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है, अमित रेगवार की बुक के अनुसार, वो भी वीडियो देख सकती हो। औद्योगिक क्रांति के बारे में जो परिभाषा दी थी C.D. हेजन का क्या मत था? तो कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण ही औद्योगिक क्रांति है, C.D. हेजन ने कहा था। ये भी NCERT में ही दी हुई है परिभाषा। मैं NCERT के अलावा आपको परिभाषाएं कोई नहीं दूंगी। डेविस के अनुसार उन परिवर्तनों से हैं जिन्होंने यह संभव कर दिया कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन उपायों को त्याग कर विस्तृत रूप से कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। ये दी थी डेविस ने। फिर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज, तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज खंड 8 के अनुसार कौन सी परिभाषा दी हुई है? आर्थिक तकनीकी विकास में 18वीं शताब्दी में अधिक सशक्त और तीव्र हो गया था, जिसके फलस्वरूप आधुनिक उद्योगवाद का जन्म हुआ, जिसे औद्योगिक क्रांति कहा गया। तो ये परिभाषा थी। और औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन से शुरू होकर संपूर्ण यूरोप में फैल गई थी, ये भी इसी में पॉइंट दिया हुआ है। औद्योगिक क्रांति से ब्रिटेन में हुए परिवर्तन कौन कौन से थे? यहाँ आप देखोगे उत्पादन संबंधी कार्य जो पहले हाथ से किए जाते थे वे अब मशीनों से किए जाने लगे। मशीनों के संचालन हेतु जल शक्ति के स्थान पर वाष्प शक्ति, खनिज तेल, विद्युत शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा। इस्पात की मांग की पूर्ति के लिए इस्पात के कारखाने खोले गए और कृषि का व्यवसायीकरण किया गया। कृषि कार्यों में मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा। पूंजी का उपयोग बढ़ा और बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ। सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही बैंकिंग पद्धति कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी, पूरा डिटेल से आपको मिलेगा। कम मानव श्रम एवं अधिकतम उत्पादन के सिद्धांत को अपनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हेतु संगठित व्यापार तंत्र विकसित किया गया। यातायात के त्वरित विकास के लिए रेल इंजन और यंत्र चालित जहाज़ों को आमूल परिवर्तन किया गया। ये सब पूरा डिटेल से भी देखेंगे हम। और औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड में ही आरंभ क्यों हुआ? इंग्लैंड पहला देश था जहां आपने पहले आधुनिक औद्योगिक कारण अनुभव किया गया। यूरोप के अंत में देशों की अपेक्षा ब्रिटेन में अनेक ऐसी परिस्थितियां थी जिनके वहां औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ। तो हम देखते हैं क्या आरंभ क्यों हुआ था इंग्लैंड में। तो लोहे और कोयले की खानों का आसपास होना। इंग्लैंड के पास विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। अब लोहे और कोयले की खानें बहुत ही यहाँ आसपास आजू बाजू क्षेत्रों में थी।
अमेरिका था वो इसका गुलाम था, तो वहाँ भी था, तो वो जहाज़ों और परिवहन के साधनों के माध्यम से आराम से ला सकता था। इंग्लैंड के पास विस्तृत औपनिवेशिक थे, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो इंग्लैंड था ना, इसके बहुत से देश गुलाम थे। वहाँ से आसानी से उसके पास क्या पूंजी उत्पन्न हो जाती थी, उसके पास श्रम संगठन यानी दास उत्पन्न रह जाते थे। इसीलिए ये औपनिवेशिक साम्राज्य विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य था। मांग के अनुरूप उत्पादन की व्यवस्था। तो मांग के अनुरूप उत्पादन की व्यवस्था, जनसंख्या वृद्धि, बाजार व्यवस्था में स्थानीय अधिकरणों का हस्तक्षेप नहीं होगा, पूंजी की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होना, बैंकिंग प्रणाली स्थापित होना, व्यापारिक वर्ग का प्रभावी होना, इंग्लैंड में अनुकूल भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थायित्व व सुशासन का होना और वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन देना। अभी हम देखेंगे पूरा डिटेल से कृषि क्रांति का होना। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी पूरा डिटेल से, यानी कि औद्योगिक क्रांति के कारण, विभिन्न क्षेत्रों में हुए परिवर्तन, कृषि क्षेत्र में किस किस का आविष्कार हुआ, किसने किया, क्यों किया, वस्त्र उद्योग में क्या क्या परिवर्तन हुए, लोहा उद्योग में नई तकनीक परिवर्तन क्या हुए, आप जितने भी जो परिवर्तन हुए ना पूरे। तो कृषि क्षेत्र में जो प्रथम बार हम पढ़ेंगे कृषि क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए थे। कृषि क्रांति के बिना औद्योगिक क्रांति संभव नहीं थी। 17वीं शताब्दी तक कृषि क्षेत्र में सामान्य पुरानी पद्धति को ही काम में लिया जाता था। पहले पुरानी पद्धति से काम में लिया जाता था। कृषि की तकनीक में परिवर्तन नहीं होने का कारण यह था कि कृषि अन्य वस्तुओं की मांग राज्य खपत में अधिक नहीं थी। लेकिन जैसे ही उद्योगों का विस्तार हुआ, नगरों की आबादी बढ़ी, तो त्यों ही गांवों को शहरों में रहने वालों के लिए अधिक अन्न और कारखानों के लिए अधिक कच्चा माल उत्पादन करना पड़ा। औद्योगिक क्रांति होगी तो नगरीकरण होगा, नगरीकरण होगा तो गांवों के लोग हैं वो शहरों में जाएंगे, शहरों में जाएंगे तो वहाँ वो मजदूरी तो कर सकेंगे, लेकिन उनके पास अनाज नहीं होगा, दूध नहीं होगा, घी नहीं होगा, कच्चा माल नहीं होगा, तो उसकी आवश्यकता आपको गांवों से ही पड़ेगी। तो गांवों में पता चला कि शहर में इस चीज़ की बहुत मांग है, घी की है, दूध की है, जैसे कि आपको कच्चे माल की है, कपास की है, पशुओं ने मांस की भी होती है। तो गांवों के लोगों में भी क्रांति उत्पन्न हो गई। वो कृषि था ना, कृषि क्षेत्र में अन्न की उत्पादनता बढ़ी, कच्चे माल की उत्पादनता को प्रोत्साहन मिला और इसके लिए नवीन आविष्कार भी हुए और अनाज उत्पादन की बहुत ज़रूरत हो गई, क्योंकि अगर बाहर जो लोग काम कर रहे हैं उसको अनाज चाहिएगा, गाँव का अनाज चाहिएगा, तो वो अच्छी किस्म का चाहिए। तो दूसरा काल था जब लोग मुनाफे के लिए खेती में पूंजी लगा रहे थे। कृषि क्षेत्र में पूंजी के प्रयोग को कृषि क्रांति कहते हैं। सर्वप्रथम यॉर्कशायर है ना, यॉर्कशायर ने जमींदार जेरथोर्डल ने बीज बोने की मशीन यानी ड्रिल मशीन की बनाई थी। तो बीज बोने की मशीन का आविष्कार, ड्रिल मशीन का आविष्कार किसने किया था? यॉर्कशायर के जमींदार जेरथोर्डल ने बीज बोने का आविष्कार किया था। और टाउनशेंड ने फसल चक्र का सिद्धांत दिया था। कौन था? टाउनशेंड ने फसल चक्र का सिद्धांत दिया था, जिससे फसलों के अदल बदल बोने की भूमि की उर्वरता शक्ति बनाई रखी जा सकती है और प्रति छोड़ने की आवश्यकता नहीं रही। क्या प्रति एकड़ फसल उत्पादन अधिक हो गया तथा, यानी कि पहले जो मशीन जमीन खेती की जाती थी वो 1 साल के लिए कृषि की जाती थी, 2 साल के उसको छोड़ दिया जाता था, क्योंकि एक ही एक फसल बोने से कृषि की जो फसल था ना, फसल की उत्पादकता में कमी होती थी। इसलिए जब टाउनशेंड ने जब फसल चक्र का दिया सिद्धांत कि एक फसल बोई उसके बाद दूसरी फसल वो, ना कि वो जैसे कि गेहूं बोना है तो इससे पहले अरहर की बो लेते हैं, जिससे फसल की जमीन का उपजाऊपन बढ़ जाता है और ज़मीन का उपजाऊ बढ़ेगा तो कृषि उत्पादनता में भी बढ़ेगा। इसलिए वहाँ कृषि उत्पादन बढ़ने से कृषि उत्पादन अन्न का उत्पादन और जो प्रति जमीन रहती थी ना पड़त, उसको भी नहीं रहने दिया और उसका भी विकास होने लगा और वो भी काम में ली जाने लगी जो प्रति भूमि रहती थी। और फसल चक्र हो गए वो जो कृषि का है ना आधुनिकीकरण, एग्रीकल्चर में फल फ्रूट या उद्योगों में विकास के लिए उसका उपयोग किया जाने लगा, जिससे सामंती व्यवस्था थी ना वो खत्म हो गई थी। सामंती व्यवस्था इसलिए खत्म हो गई थी कि जमीनों को लिया जाता था लोगों के पास और नहीं जमींदार ले लेते थे, जमींदार वगैरह लेके उनको कृषि लेके वो श्रमिक मजदूर बन गए, उनकी ज़मीन बिक गई तो वो मजदूर बन गए तो उद्योगों में श्रमिकों की आवश्यकता बढ़ गई और श्रमिक थे ना वो कम पैसों में मिलने लगे और श्रमिकों के पास भी पैसे आने लगे। मजदूरों के पास जब पैसे आने लगे तो वो भी व्यापारी वर्ग बन गए तो उद्योगों का विकास हुआ और धीरे धीरे कृषि पर जो निर्भरता थी ना वो कम बढ़ती गई और औद्योगिकरण में ज़्यादा जो रुचि लेने लगे थे किसान, और जिससे सामंती व्यवस्था थी वो भी खत्म हो गई थी। इंग्लैंड के किसान आर्थर जंग ने नई खेती
का प्रसार किया, जिन्हें छोटे खुले खेतों का मिलाकर बड़े कृषि फोरम और बड़े फोरमों के लाभों के लिए बनाया गया, और अपने विचारों के प्रसार के लिए एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक पत्रिका भी शुरू की थी। किसने की थी? तो ऑर्थर यंग था ना, ऑर्थर यंग, जिसने एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक पत्रिका भी शुरू की, जिसके अंदर उन्होंने कृषि फॉर्मों के बारे में बताया और कृषि का आधुनिकीकरण किया। और कृषि जो जमीन होती थी ना, जहाँ अनाज बोते थे, वहाँ फसल चक्र का भी निर्माण हो गया, और किसानों से वो जमीन ली गई, और किसान थे ना, वो कृषि फॉर्मों में उस जमीन को उपजाऊ बन के आगे भी विकसित किया गया, जिससे किसान थे ना, थोड़े से अगर दुख तो हुआ, लेकिन आगे जाके वो विकसित हो गए, क्योंकि वो श्रमिक बन गए, उद्योगों में उसको काम मिल गया, और खेती में जितना लाभ नहीं हुआ वहाँ उद्योगों में उनको लाभ हो गया। उसके पास पूंजी आ गई, पूंजी आ गई तो बाजार हो गए, बाजार हो गए तो वो व्यापारी हो गए, जिससे कृषि का और भी विकास हुआ, और फल उत्पादन में और कुछ कृषि कार्यों में कच्चे माल के लिए उस कृषि का कार्य जमीन का उपयोग लिया जाने लगा। और जस्टन वॉन लिविंग था ना, जस्टन वॉन लिविंग, वो एक ऐसा था, उसने रासायनिक खादों का प्रयोग किया था। ये मैंने लिखा, पीछे रह गया था। रासायनिक खादों का प्रयोग जस्टन वॉन लिविंग ने किया था। जर्मनी रसायन शास्त्री थे, इन्होंने नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस का प्रयोग उर्वरकों के लिए किया था। सर्वप्रथम ये ब्रिटेन में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, जिससे उत्पादनता में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी, अनाज उत्पादनता में, कृषि उत्पादनता में। अभी और 1793 में अमेरिकी निवासी विटन ने अनाज के भूसे से अनाज अलग करने की मशीन बनाई थी। किसने बनाई थी? विटन ने बनाई थी। अनाज के भूसे को अलग करने की मशीन बनाई थी 1793 में। 1834 में साइरस के एच मैककॉर्निक ने फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार किया था। तो 1834 में फसल काटने वाली मशीन का भी आविष्कार किया था साइरस ने, और साइरस के एच मैककॉर्निक ने, और विटन ने फसल और अनाज के भूसे को और फसल को, अनाज और भूसे दोनों को अलग करने की मशीन का आविष्कार किया था। अमेरिकी निवासी थे 1793 में। और जर्मन रसायन शास्त्री कौन थे? वॉन लिविंग थे, जिन्होंने नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस यानी कि उर्वरकों का उपयोग किया था, यानी खाद का उपयोग किया था, रासायनिक खादों का उपयोग किया था फसल उत्पादन में, अनाज उत्पादन में, जिससे उत्पादनता में वृद्धि हुई थी। उसके बाद कुछ टॉपिक था पशुपालन। आपको पता है पशुपालन का भी विकास किया, क्या कैसे हुआ? कृषि होगी तो पशुपालन का भी हुआ, उद्योगों का भी हुआ। पशुपालन का इसलिए विकास हुआ कि नवीन प्रजातियों का प्रयोग करके नवीन प्रजातियों को जन्म दिया ब्रिटेन में, और वहाँ जब नवीन प्रजातियाँ ऐसी उत्पन्न की जो दूध देने वाली पशु जनजातियाँ थी या पशु प्रजातियाँ थी, उनका प्रयोग किया और उनको वो हुई। और फिर डेयरी विकास में ज़्यादा विकास पहले इंग्लैंड में हुआ। फिर कृषि उत्पादनता बढ़ने से पशुओं के लिए जो चारे की अधिकता हुई, तो चारे की अधिकता बढ़ोतरी हुई तो पशुओं का वजन भी बढ़ा, वजन बढ़ा तो मांस उद्योग को भी बढ़ावा मिला, तो मांस उद्योग का भी इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम प्रयोग हुआ और वहाँ बढ़ोतरी हुई, और वहाँ ये उद्योग फले फूले, और पशुपालन, दूध डेयरी, मांस उद्योग जितने भी थे वो सब कृषि के बाद में हुए थे, है ना। अब वस्त्र उद्योग इम्पोर्टेंट है वेरी, लेकिन मैं जल्दी जल्दी अभी नोट्स ही पढ़ाऊंगी आपको, आप भी बुक पढ़ सकते हो, पूरा डिटेल से समझ सकते हो, लेकिन अभी वीडियो बड़ा हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग से शुरू हुई, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही परीक्षा में आया था कि औद्योगिक क्रांति शुरू कहाँ से हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग से शुरू मानी जाती है। 18वीं शताब्दी में मध्य तक यूरोप में उद्योगों में वस्त्र बनाने की प्राचीन प्रणाली वस्त्रों की मांग को पूरा करने में असमर्थ थी। एक बताएं आपको, जो कृषि का जो विकास हुआ था, कृषि विकास हमारे यहाँ जो भारत में हुआ था, भारत में 1793 में कॉर्नवालिस ने जब स्थायी बंदोबस्त रेतवाड़ी स्टार्ट की थी, आपको पता है, तो वो इंग्लैंड की पद्धति अपनाई थी उन्होंने। कैसे अपनाई थी कि वहाँ की ज़मीन का जो आधुनिकीकरण किया था ना उन्होंने, 10 साल 12 साल के लिए जब अपने पास रख लेना, फिर उसका विकास करना, और उसको जैसे कि वहाँ भी 10-12 साल के लिए लीज भी ली जाती थी, रेतवाड़ी व्यवस्था या महलवाड़ी व्यवस्था, चाहे स्थायी बंदोबस्त, जिससे किसानों को वहाँ तो फायदा हुआ था, क्योंकि वहाँ के जो पैसा था ना, वहाँ के मजदूर थे वो मिलों में जाते थे, फिर मजदूर बन गए, वो ज़मीन तो चली गई तो वो मजदूर बन गए, फिर वो श्रमिकों में फैक्ट्रियों या उद्योगों में गए, वहाँ उनको पैसा मिला, वही पैसा वो जब बाज़ारों में गए तो व्यापारी वर्ग बन गई। लेकिन हमारे यहाँ ये हुआ कि जब ये स्थायी बंदोबस्त वगैरह हुआ तो हमारे यहाँ वो योजना सफल नहीं हुई थी, क्योंकि हमारी जो पैसे थे ना श्रमिकों के पास, वो पैसे इंग्लैंड चले जाते थे, भारत में नहीं रहते थे, जिसके कारण भारत में वो कृषि क्रांति सफल नहीं हुई थी। दरिद्रता के तौर पर देखा जा सकता है, वो हमारे यहाँ किसानों पर अत्याचार के तौर पर उसको देखा जा सकता है, क्योंकि हमारा जो पैसा या हमारी पूंजी थी वो इंग्लैंड या विदेशों में चली जाती थी, भारत में नहीं रहती थी। अगर वो भारत में रहती तो हमारे यहाँ ऐसा ही विकास होता जैसा इंग्लैंड में हुआ था।
औद्योगिक क्रांति उद्योग शुरू हुई 18वीं शताब्दी, मैंने बता दिया। इंग्लैंड में पहले सूती कपड़े भारत से आयात किए जाते थे। आपको पता है भारत में सूती कपड़े की मिलें पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा थी और हर जगह थी। कुछ कहानियाँ जब हम भारत का पढ़ेंगे तो तब आराम से डिटेल से समझाऊंगी। लेकिन जब भारत में कई हिस्सों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जब राजनीतिक नियंत्रण हो गया ना, तो इंग्लैंड के कपड़े के साथ साथ कपास का भी आयात करना प्रारंभ कर दिया। जब भारत पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो गया। पहले अंग्रेज सिर्फ सूती कपड़े ले जाते थे और कॉटन के कपड़े ले जाते थे, बैल बूटों के होते थे, बड़ी अच्छी वहाँ हमारे यहाँ कच्चीदारी की जाती थी। लेकिन जब वो कपड़ा वहाँ गया तो वहाँ महंगे दाम में बिकने लगा। तो अंग्रेजों का जब बंगाल, मद्रास, बिहार, जहाँ जहाँ उसका अधिकार हुआ ना, तो उन्होंने कच्चा माल, नील है, कपास है, सारा वहाँ जेल उन्होंने भारत को बाजार के रूप में भी उपयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ से बना के लेके जाएंगे तो पूंजी यहाँ आ जाएगी, तो हम कच्चा माल वहाँ ले जाएं। वहीं मशीनों का आविष्कार क्या क्या हुआ वो आगे पढ़ेंगे आप। तो मशीनों का आविष्कार करके वहीं कपड़ा बनाएंगे, वो का वो कपड़ा यहाँ ला के बेचेंगे। इसलिए हमारे यहाँ जब 7 अगस्त 1930 को ऐसा या 1905 को ऐसी क्रांति हुई थी, जब असहयोग आंदोलन और एक और हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब वस्त्रों की होली चलाई गई थी तो हम वहाँ विरोध कर रहे थे कि भारत के कपड़े हमें विदेशी कपड़े हम नहीं पहनेंगे, हम खादी ही पहनेंगे। तो कुछ वहाँ जब भारतीय इतिहास पढ़ेंगे ना, तब मैं आराम से समझाऊंगी आपको। इस प्रकार कपास की धुनाई से वस्त्र निर्माण तक समस्त कार्य वही होने लगे। यूरोप में वस्त्रों की बढ़ती मांग को पुराने तरीकों से पूरा नहीं किया जा सकता। 1733 में जॉन नामक बुनकर ने फ्लाइंग शटल की खोज की, जिससे कपड़े बुनने में तेजी आई। अब जल्दी से आविष्कार पढ़ लेते हैं कौन कौन से हुए थे एनसीईआरटी के अनुसार। ये 1764 में जेम्स ग्रिप्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे एक साथ सूत काटने के 8 धागे काटे जा सकते थे। फिर 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने स्पिनिंग जेनी में सुधार करके जल शक्ति से चलने वाली वाटर फ्रेम नामक सूत काटने की मशीन का आविष्कार किया, जो संसार की प्रथम मशीन थी जो हाथ से न चलकर जल शक्ति से चलती थी। ये ही 1769 में। इसलिए अधिकांश विद्वान औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1769 से मानते हैं, जो मशीन पानी से चलती थी। फिर है 17 सैमुअल और कॉम्पटन ने स्पिनिंग जेनी और दो मशीनें थी ना, एक तो स्पिनिंग जेनी थी, एक वाटर फ्रेम, दोनों मशीनों का आविष्कार हुआ। तो दोनों को मिला के 1789 में स्पिनिंग म्यूल की आविष्कार किया, जिससे बारीक सूत काटा जाता था। पहले बड़ा बड़ा सूत काटते थे, अब छोटा छोटा काटने की आविष्कार किया गया। और फिर इससे पहले एक और पॉइंट है 1787 में कॉर्डराइट ने शक्ति चालित करके पावर लूम का आविष्कार करके कारखाना प्रणाली की शुरुआत की। कारखाना प्रणाली ने किसने शुरुआत की थी? कॉर्डराइट ने की थी। फिर 1793 में एरी हेटले कपास ओटने की मशीन यानी कॉटन जीन का आविष्कार किया। यानी कपास और उसका मशीन को दोनों कपास और रुई दोनों को अलग करने की मशीन का आविष्कार किसने किया था? एरी हेटले किया था 1793। उसके बाद 1825 में रिचर्ड रॉबर्टसन ने पहली स्वचालित बुनाई मशीन का आविष्कार किया, जिससे छिले हुए कपड़े बड़े पैमाने पर तैयार किए जाने लगे। यानी बुनाई मशीन का आविष्कार किसने किया? 1825 में रिचर्ड रॉबर्टसन ने किया था। एलियास हो ने पहली बार सिलाई मशीन का आविष्कार किया था, लेकिन वह लकड़ी की थी। सर्वप्रथम किसने किया था? एलियास ने किया था, लेकिन वो लकड़ी की थी। इससे पहले इसके बाद में इन्होंने सब किया था। इस प्रकार बुनाई से लेकर सिलाई तक वस्त्र उद्योग का कार्य मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर होने लगा और औद्योगिक क्रांति हो गई। लौह उद्योग में नए तकनीक परिवर्तन कौन कौन हुए, तो अब वो तो नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ये किसने दमन भट्टी का आविष्कार किया, वो नेक्स्ट में पार्ट में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। और नेक्स्ट पार्ट में मैं औद्योगिक क्रांति को पूरा ही करूँगी, चाहे 20 मिनट का हो चाहे 30 मिनट का हो। 2 पार्ट में औद्योगिक क्रांति को वीडियो पूरा करूँगी।